नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नए साल पर बड़ी खुशखबरी, नया मंत्र और एक हिदायत देकर देश के सामने आए पीएम मोदी। साल के आखिरी दिन कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कही 3 बड़ी बातें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन हो गया कंफ्यूज, नेपाल के लिए बिग ब्रदर की भूमिका में आया भारत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत रूस के बीच दूरियां बढ़ाने में लगे चाइना को लगा बड़ा झटका। पुतिन ने कहा कि रिश्तों में मजबूती के लिए हम करते रहेंगे काम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गुड न्यूज, नया मंत्र और एक हिदायत भी। साल के आखिरी दिन कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी की 3 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साल के आखिरी दिन देशवासियों को 3 प्रमुख बातें बताईं। उन्होंने कहा कि साल 2021 कोविड के इलाज की आशा लेकर आ रहा है। पीएम ने कहा साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। पीएम का पूरा भाषण यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि उसकी तैयारियां तेज गति से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक अपने हर संबोधन में 2 गज की दूरी का जिक्र करते आए थे। नए साल से पहले उन्होंने इस मंत्र को बदल दिया है। आइए जानते हैं साल के आखिरी दिन पीएम मोदी के संबोधन की 3 प्रमुख बातें। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग की अटकलों के बीच पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अफवाहें फैलाते रहते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम शुरू हो तो भी अफवाहों को बाजार उतनी ही तेजी चले। किसी को बुरा दिखाने के लिए न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो गया है। भोले भाले गरीब लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसे फैलाते हैं। कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। मेरे देश के लोगों से आग्रह है कि अफवाहों के बाजार का गर्म ना होने दे। सोशल मीडिया में कुछ भी देखे बिना फॉरवर्ड ना करें। साल के आखिरी दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को कोविड से लड़ाई का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता है। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। अब मैं फिर से कहूंगा, दवाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो छूट मिल गई, इस भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही करते हैं, इसलिए 2021 का मंत्र रहेगा दवाई और कड़ाई भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन हुआ कंफ्यूज, नेपाल के लिए बिग ब्रदर की भूमिका में आया भारत। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों की जुबान पर अभी एक ही सवाल है कि नेपाल में आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने की सिफारिश से चकराए चीन ने जल्दबाजी में पार्टी डेलीगेशन को भेजकर काठमांडू की कमान बीजिंग के हाथ में ही बनाए रखने की एक अधूरी कोशिश भी की, लेकिन डेलीगेशन की बैठकों ने नेपाली जनता के सामने सबको एक्सपोज करके रख दिया। नेपाल सरकार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके एक भारतीय राजनयिक के मुताबिक नेपाल की सारी राजनीति ही कुर्सी का किस्सा है। पीएम ओली को जब अपना फायदा हो रहा था तब वो भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ाते रहे, लेकिन जब पार्टी के सहयोगियों के साथ कुर्सी में हिस्सेदारी बांटने की नौबत आई तो अब भारत की तरफ हाथ बढ़ाने से भी नहीं चूके। भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं ओली। संसद भंग करने के बावजूद प्रधानमंत्री ओली चाहते हैं कि भारत के साथ विदेश मंत्री स्तर के ज्वाइंट कमीशन की बैठक हो जाए। ऐसे में अब नेपाल का सस्पेंस दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या संसद भंग करने के फैसले पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाएगी या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार देती है तो नई सरकार के गठन के लिए अभी से दांव पेच चले जा रहे हैं। चीन अभी भी डाल रहा दबाव। चाइनीज डेलीगेशन भी इसी जुगत में भिड़ रहे हैं कि अगर वैकल्पिक सरकार बनाई जाती है तो वो भी ओली की तरह वफादारी दिखाए। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से चाइनीज डेलीगेशन की मुलाकात ने आगे की चुनावी रणनीति को लेकर भी इशारा कर दिया है। ऐसे में तुरुप का पत्ता घूम फिरकर भारत के पास आ गया है। जानकारों के मुताबिक भारत अभी नेपाल के साथ अपने संबंधों को बिग ब्रदर वाली भूमिका से अलग ऐसे रूप में दिखा रहा है जहां वो नेपाल और वहां के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन कुर्सी के खींचतान से दूर धैर्य रखे हुए हैं ताकि नेपाली फ्रैड खुद ड्रैगन को उसकी हिमाकत की सजा दे सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस के बीच दूरियां बढ़ाने में लगे चाइना को झटका। पुतिन ने कहा, रिश्तों में मजबूती के लिए करते रहेंगे काम।
जी हां दोस्तों, भारत रूस संबंधों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे चीन को तगड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा है कि नए साल में संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस और भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामयिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। पुतिन का ये बयान चीन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में उसने कहा था कि भारत और रूस के रिश्तों में खटास आ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिसमस एवं नव वर्ष शुभकामना देते हुए कहा कि रूस और भारत विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों से जुड़े हैं, जो कोरोना वायरस महामारी सहित तमाम परेशानियों एवं समस्याओं के बावजूद पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश व्यापक राजनीतिक संवाद बरकरार रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के पक्षधर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में रूस और भारत रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर सामयिक मुद्दों के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत रूस शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठाए जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर फाजिल्का सेक्टर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाई। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों से पंजाब की भारत पाक सरहद पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन व दूसरे संसाधनों के जरिए भारतीय क्षेत्र में भेजी जा रही हेरोइन व हथियारों की बरामदगी के बाद फाजिल्का सेक्टर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोहरा बढ़ने के मद्देनजर पाकिस्तान किसी भी समय इस प्रकार की साजिश को अंजाम दे सकता है। इसलिए फाजिल्का सेक्टर में बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों द्वारा वाहनों व घोड़ों की मदद से पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि पाक की साजिश को नाकाम किया जा सके। फाजिल्का सेक्टर में खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद बीएसएफ ने भी सरहदी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि इन दिनों सर्दी का मौसम चरम सीमा पर है। बढ़ती धुंध में 5 डिग्री तापमान के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवान भारत पाक सीमा पर पूरी तरह अलर्ट है तथा बारी बारी से जीरो लाइन पर स्थापित बीओपी पर तैनाती के दौरान कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि कहीं कोई दुखद घटना न बरत जाए। सादगी बॉर्डर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीएसएफ जवान फेसिंग से हटकर गश्त कर रहे हैं। स्पेशल दूरबीन की सहायता से पैनी नजर रखी जा रही है। कोहरे के कारण दोनों देशों के तस्कर भी सक्रिय। पंजाब में भारत पाक सीमा धुंध से पूरी तरह ढक गई है। ऐसे में दोनों देशों के तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। तस्करों की धरपकड़ और पाकिस्तान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बीएसएफ ने गश्त बढ़ा दी है। बीएसएफ की सतर्कता से ही सरहद पार से भेजे जाने वाली हेरोइन और असलहों की खेप पकड़ी जा चुकी है। बीएसएफ को घनी धुंध में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कटीले तारों से सटकर जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर जमाए हैं। धुंध में पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी भी हलचल होने पर अगले दिन ही बीएसएफ उस इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई बार फेसिंग पार खेतों से हेरोइन की खेप बरामद हुई है। इन दिनों पंजाब से सटी करीब 550 किलोमीटर लंबी सरहद पर पाक की तरफ से उड़ने वाले ड्रोन पर खास नजर रखी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। 11 लाख के पुराने नोट बरामद। लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापेमारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके प्रजापति के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की केंद्रीय जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ, कानपुर और अमेठी में 7 जगह छापेमारी कर रही है। प्रजापति के अमेठी वाले घर से 11 लाख रुपए के पुराने नोट, 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। कानपुर में प्रजापति के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमेठी में बेनामी संपत्ति धारकों और राज्य की राजधानी लखनऊ में प्रजापति के आवास तथा कार्यालय में तलाशी ली जा रही है। पूर्व मंत्री प्रजापति और अन्य पर एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के उत्पीड़न के प्रयास का आरोप है। प्रजापति को 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है। ईडी अखिलेश यादव नीत समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे प्रजापति पर अचल संपत्ति रखने के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की जांच प्रजापति और अन्य के खिलाफ अवैध रेत खनन मामले में पिछले साल सीबीआई द्वारा दायर 2 प्राथमिकियों से संबंधित है। प्रजापति और राज्य के 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन प्रधान सचिव जीवेश नंदन, विशेष सचिव संतोष कुमार और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अभय और विवेक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाशीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। गौरतलब है कि आकाश मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मंत्रालय के बयान के अनुसार रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विभिन्न देशों द्वारा जारी RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अब तक भारतीय रक्षा निर्यातों में पुर्जे, घटक आदि शामिल थे। बड़े उपकरणों का निर्यात न्यूनतम था। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार आकाश के अलावा अन्य प्रमुख उपकरणों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरणों में भी रुचि दिखाई जा रही है। इसमें कहा गया है, ऐसे उपकरणों के निर्यात के हेतु तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है। मंत्रालय ने बताया, यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी उपकरणों की निर्यात को अधिकृत करेगी। समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न विकल्पों का भी पता लगाएगी। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस से भारत की नजदीकी के बीच पुतिन का ऐलान, नए साल में दिल्ली से बढ़ाएंगे द्विपक्षीय सहयोग। जी हां दोस्तों, भारत रूस संबंधों में खटपट की अफवाहों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल रूस और भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामयिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ साथ रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। पुतिन ने नए साल की दी शुभकामनाएं। पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने क्रिसमस एवं नववर्ष शुभकामना संदेश में कहा कि रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों से जुड़े हैं, जो कोरोना वायरस महामारी समेत इस साल की परेशानियों एवं समस्याओं के बावजूद पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। राजनीतिक संवाद बरकरार रखेंगे दोनों देश। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक व्यापक राजनीतिक संवाद बरकरार रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के पक्षधर हैं। कुछ दिनों पहले भारत रूस शिखर सम्मेलन की तारीख को आगे बढ़ाए जाने पर कई सवाल उठाए गए थे। कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका से नजदीकी के कारण भारत अब रूस को कम महत्व दे रहा है। साल 2000 के बाद यह पहला मौका है जब भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन को टाला गया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली में रूसी राजदूत ने इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के कारण इस सम्मेलन को टाला गया है। रूस और भारत केवल सहयोगी नहीं बल्कि उनका संबंध गठबंधन से भी कहीं आगे है। दोनों देश पड़ोसी नहीं हैं और अतीत में उनके हितों के बड़े टकराव नहीं हुए हैं। हाल के समय में मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रणनीतिक संबंध भी स्थिर रहे हैं। भारत रूस संबंध विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी में से एक हैं। दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन ने भी कभी भी उनके करीबी संबंधों को प्रभावित नहीं किया है। पिछले 20 साल से लगातार सालाना होने वाली रूस भारत शिखर सम्मेलन इस सौहार्द का प्रमाण है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर के जश्न पर बैन। जी हां दोस्तों, देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच नया साल 2021 भी दस्तक दे रहा है। हालांकि इस बार इसका जश्न पहले जैसा नहीं रहेगा। कई राज्यों अपने यहाँ नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस बीच दिल्ली में भी रात को कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में यह नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही नए साल के जश्न समारोह पर बैन लगाया गया है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का यह फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लिया है। यह फैसला नए साल पर होने वाले समारोह और जश्न में भीड़ उमड़ने और कोविड नियमों की अनदेखी की आशंकाओं को देखते हुए लिया गया है। हालांकि अंतरराज्यीय यातायात पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। DDMA की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। राजधानी में नए साल के जश्न को लेकर कोई भी समारोह आयोजित नहीं होगा। साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के निकलने की पूर्ण पाबंदी रहेगी। बता दें कि न्यू ईयर पर होने वाली पार्टी व अन्य समारोह को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सभी राज्यों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि नए साल के जश्न के रूप में होने वाले उन समारोह पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार में मददगार हो सकते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि उन जगहों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए जहां भीड़ एकत्र हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर तृणमूल में सेंध लगाने की तैयारी, भाजपा में शामिल हो सकते हैं जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर सेंध लग सकती है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जितेंद्र तिवारी को कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय जैसे नेताओं के साथ एक होटल में देखा गया। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 9 एवं 10 जनवरी को जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान कई दलों के नेता भाजपा का झंडा थामेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में एक साथ 34 नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद इस बार कौन कौन लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा के दौरान ही जितेंद्र तिवारी का नाम सामने आ रहा है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में ही भाजपा का झंडा थाम लेते अगर केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, भाजपा की पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल सरीखे नेताओं ने उनका विरोध नहीं किया होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरहद पार से आतंकवाद रोकने को कैप्टन के नेतृत्व में बनेगा SPV, पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, ड्रोन से हथियारों और नशे की तस्करी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने अपने पुलिस बल की आतंकवाद रोकथाम क्षमता बढ़ाने और सरहद पार से आतंकवाद को रोकने के लिए विशेष उद्देश्य वाहन बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब आबकारी विभाग द्वारा स्थापित ETTSA की तर्ज पर SPV स्थापित करने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री SVP के चेयरमैन होंगे। उन्हें SPV स्थापित करने के जरूरी कदम उठाने को अधिकृत किया गया है। DGP दिनकर गुप्ता के अनुसार SPV राज्य में ऑनलाइन इंटेलिजेंस साझा प्लेटफॉर्म के विकास और तैनाती के अलावा सीनियर पुलिस सिविल अधिकारियों का साझा संचार नेटवर्क स्थापित करने पर काम करेगा। यह हथियारों, हथियार लाइसेंस धारकों, हथियार डीलरों, वाहनों, संदिग्धों, पासपोर्ट आदि का डाटा संबंधी स्टेट ग्रिड स्थापित करने पर भी काम करेगा। SPV की स्थापना का फैसला राज्य में पाकिस्तान आधारित ताकतों द्वारा आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिशों के मद्देनजर लिया गया है। कमांडो बटालियन के लिए कांस्टेबलों को विशेष ट्रेनिंग। मंत्रिमंडल की वर्चुअल मीटिंग के दौरान पुलिस विभाग द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक कमांडो बटालियन की उम्र सीमा घटाने की मंजूरी दी है और खाली पद आर्म्ड कार्डर्स में से फिर तैनाती और सीधे भर्ती हुए कांस्टेबलों को विशेष प्रशिक्षण देकर इन बटालियनों में शामिल किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने दी आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी, 9 देशों ने दिखाई रुचि। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को अनुमति दे दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 9 मित्र देशों ने DRDO को ओर से विकसित आकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार ये देश दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के हैं। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की ओर से अनुमति मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन देशों को इस हथियार प्रणाली का निर्यात करने के अवसरों को तलाशेगी। कैबिनेट की अनुमति मिलने के साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के व्यापक प्रारूपों का निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। बता दें कि निर्यात की जाने वाली मिसाइलें भारतीय बलों के पास मौजूद मिसाइलों से अलग होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश मिसाइल का निर्यात किया जाने वाला संस्करण वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिसाइलों से अलग होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ
तैनात प्रणाली से अलग होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LOC पर भयानक खतरा, हमलों की साजिश का खुलासा, पकड़े गए आतंकी ने उगला सच। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कसे जा रहे शिकंजे को देखते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के मुखियाओं ने जम्मू संभाग का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरह से आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों पर नकेल कसी है, जिससे परेशान होकर आतंकी संगठनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग की है। ऐसे में इसका खुलासा बीते एक हफ्ते के दौरान जम्मू संभाग में आधा दर्जन से अधिक पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्करों व आतंकियों से पूछताछ से हुआ। बीते रविवार को घाटी के पुंछ में स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 ओवरग्राउंड वर्करों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं ने जम्मू संभाग में हमलों की बढ़ोतरी करने के लिए हथियार भेजे हैं। आगे उन आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियार उन्होंने मेडर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में LOC पर स्थित डब्बी गांव में छिपाए हुए हैं। SSP पुंछ रमेश अंग्राल ने इस खुलासे के बाद तुरंत एक टीम को LOC पर रवाना किया। फिर वहां चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान जवानों को झाड़ियों में छिपाई गई हथियारों की खेप मिली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।